मंच पर विराजमान भारत की यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, संस्कृत मंत्रालय के मेरे सहयोगी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, मिस डैना केलोग जी, सभी कलाकार मित्रों, वास्तुशिल्पों, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स एंड एक्सपर्ट्स इन दी डिफरेंट फील्ड्स, सभी अधिकारीगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मेरा स्वागत है। भारत का विजनरी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय ने 2023 में मई में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो और फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का सफल आयोजन किया है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को और आगे बढ़ाते हुए संस्कृति मंत्रालय इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बिनाले 2023 का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। बताते हुए मैं गौरव महसूस करता हूं, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लोगों के द्वारा हो रहे हैं। इस बिनाले का उद्देश्य है हमारी विविध रचनात्मक परंपराओं और उनके आधुनिक स्वरूपों को जन जन के सामने लेने का। हम चाहते हैं कि हमारे देश की समृद्धि कला, हमारे प्राचीन और समकालीन वैभव, हमारी परंपराएं सिर्फ कुछ लोगों तक ही नहीं सीमित ना रहे, बल्कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुँचे। इस बिनाले में कुल 1 लाख स्क्वायर फीट की कलाकृतियाँ और इंस्टॉलेशंस जो 1 किलोमीटर के दायरे में लाल किले के इस भव्य परिसर में लगे हुए हैं। वहाँ 115 दिनों तक लोगों को देखने के लिए ये उपलब्ध रहेगा। इस बिनाले में विजिटर्स के लिए अलग अलग एग्जीबिशंस, स्पीकर सीरीज, आर्ट वर्कशॉप्स, आर्ट बाजार, हेरिटेज वॉक्स इत्यादि भी बिनाले में शामिल है। पहली बार आयोजित हो रही इस प्रकार की अनोखे बिनाले में 15 इंटरनेशनल स्पीकर्स, 15 इंटरनेशनल स्पीकर्स, 14 पैनल डिस्कशंस, 500 से अधिक कलाकारों और 250 अधिक कलाकृतियों का वर्क शामिल है। इस बिनाले में एक और खासियत है कि संस्कृति मंत्रालय, ललित कला अकादमी और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ मिलकर स्टूडेंट बिनाले की भी आयोजित हो रही हैं। इस बिनाले में 1000 से अधिक कॉलेजेस, 500 से अधिक आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और 1000 से अधिक स्कूल्स के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे और उन्हें वास्तुकला समुदाय के साथियों और एक्सपर्ट्स के द्वारा सुनने का, देखने का और सीखने का अवसर इस बिनाले में मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार समय समय पर ऐसी अनोखे कार्यक्रम का आयोजन करके देश के संस्कृति, हमारी कला, हमारी वैभव, हमारी परंपरा का प्रोटेक्शन, प्रमोशन के रूप में और लोगों के बीच में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे। एक बार मैं सभी डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। संस्कृति मंत्रालय ने ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स को और इस कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए आए हुए
हमारे विकसित भारत का स्वप्नों का साकार करने के लिए हमारे देश के 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश के नेतृत्व करने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए, स्वप्नों का साकार के लिए प्रयास करने वाले हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबको इस सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, sir. On this momentous occasion, it is but appropriate to have the Honorable Prime Minister release a commemorative postage stamp that the Ministry of Culture has specially commissioned the Ministry of Communication and India Posts to design and present today. May I request the Minister of Culture, Shri G. Kishan Reddy ji, to please hand over the first copy of the stamp and first day cover to the Honorable Prime Minister. This stamp, ladies and gentlemen, portrays the distinctive and unique logo of the Biennale and is of the denomination of 5 rupees. Ladies and gentlemen, the Indira Gandhi National Centre for the Arts, Ministry of Culture, Government of India, has set up the Atmanirbhar Bharat Centre for Design to pave the way for a sustainable cultural economy derived from the indigenous crafts of India by empowering the artisan communities with new designs and innovations. As we celebrate 75 years of India's independence, Atmanirbhar Bharat Centre for Design will be a one-of-a-kind platform showcasing a part of our heritage for the citizens of our nation and international visitors to learn from, engage with, and appreciate. May I now request the Honorable Prime Minister to please use the remote in front of you, sir, to launch the Atmanirbhar Bharat Centre for Design. आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, भारत के देशज कारीगरों को सशक्त बनाने और उनकी कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र ABCD की स्थापना की है। यह केंद्र लाल किले के पुराने बैरक L1 में स्थित है, जहां देश के लगभग 100 से ज्यादा कारीगर 17 भारतीय शिल्पों की डिजाइन की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बेहद गर्व की बात है कि लाल किला आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन बिएनाले जैसे कला उत्सवों और सांस्कृतिक साझेदारी के कार्यक्रमों के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नई पहचान बना रहा है। इस केंद्र की खासियत है, यह एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के दर्शन को प्रोत्साहित करता है। कारीगरों के लिए शुरू की गई योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कलाकारों और शिल्पियों के लिए कितने संवेदनशील हैं। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कारीगरों, कलाकारों और शिल्पियों के लिए शुरू की गई एक बड़ी योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना में 140 से अधिक जातियों को शामिल किया गया है। करीब 25 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। इसी तरह अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत दस्तकार सशक्तिकरण योजना, हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर मिशन, विपणन सहायता एवं सेवा योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना आदि कई कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ABCD के जरिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त उत्पादों को चिन्हित किया जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इस केंद्र में देश के भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उत्पादों को तैयार करने के लिए डिजाइन बिएनाले द्वारा कुछ दीर्घाएं तैयार की गई हैं, जहां भारत के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग विशिष्टता वाले पारंपरिक शिल्प पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य
आत्मनिर्भर भारत के ध्येय के साथ साथ वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की भावना को बढ़ावा देना है। इस प्रगतिशील भविष्योन्मुखी केंद्र का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। We have with us this afternoon Ms. Diana Kellogg, an award-winning professional designer from New York, USA, who specializes in architecture. A guiding core principle of the company is its deference to an existing sense of place and history, creating spaces that provide for communal interconnectivity. Most recently, Diana Kellogg Architects won critical acclaim for her work on the Gyan Center in Jaisalmer in Rajasthan, India. The structure houses 3 buildings: the Rajkumari Ratnavati Girls' School, an exhibition space, and a women's cooperative where artisans will teach mothers and other women traditional skills. Recognizing the nature of sustainable and impactful work undertaken by Diana Kellogg in India, we are now keen to hear from her of her experience of this shared journey. May I now invite Ms. Diana Kellogg to please share her thoughts with us. As a guest in your remarkable country, it is an immense honor to speak in front of this esteemed audience, especially here by the walls of the magnificent Red Fort. And on such an important occasion, thanks. I am overjoyed about the India Biennale, because for me, a Biennale has always represented ultimate excellence in design. It's also a space for innovation in art, architecture, and design. The idea of harmoniously combining heritage with contemporary is essential for our cultures as we strive to make a sustainable, holistic, and authentic future for ourselves. I'm excited to see the Biennale pavilions, and I especially want to thank the Honorable Prime Minister for your support of the Biennale, and I applaud the government's many forward-thinking initiatives. Art is a very effective tool for communication. It has the ability to cut across diverse economic and cultural backgrounds. India's Biennale will be the world's youngest, so what an incredible opportunity to set a powerful precedent, starting today here in Delhi with all of you. My name is Diana Kellogg, as you know, and I'm the proud architect of a wonderful school for girls in Jaisalmer. Designing this school reignited a lifelong desire to use my architectural skills for social good. It was chance that led me to Jaisalmer. I was shown an image of a beautiful heritage stepwell called Baisakhi Kund. This unique compound was offered to me as a possible location for the school, and there was a courtyard with a simple square stepwell in the middle. I found this intriguing, beautiful, and original, yet timeless, uniquely Indian, and something I had never seen before. Above all,
I found the combination of pure geometry with ornate carvings incredibly beautiful. And this became the design inspiration for the school. Actually, it led me to an exploration of stepwells throughout India. They all have something in common: a simple and elegant solution to solve a problem: water access. I also learned that India has for centuries surpassed other desert communities in these endeavors through engineering in both water conservation and passive solar cooling, and had for centuries exceeded the methods used in countries with similar desert conditions. Jaisalmer is a place where history and modern life coexist in harmony, resilience as if outside of time itself, and conveys beauty as an act of survival. It is here I came to know India and fall in love with the country and its people. Holistic sustainability, a tenet of my design philosophy, is about respect of culture and community. It draws inspiration from rural practices. With craftsmen from the surrounding villages, we worked with Jaisalmer sandstone. We harnessed solar power, we recycled materials, established rain harvesting, and incorporated age-old passive cooling methods. We have many climate challenges in front of us. And as we face a water crisis and rising temperatures, India's time-tested techniques for water conservation and inventive cooling practices will be essential to contribute to this global effort. However, sustainability transcends building efficiency and low carbon emissions. It has to encompass a well-functioning and healthy community, the fair treatment of its workers, and equality among its members are important to a sustainable future. And this value must be introduced starting in elementary school. And it's important in all fields. In architecture, for example, prominent female architects are far outnumbered by men. So on the occasion of the Biennale, let us remember one of the first women architects of India, Yuli Chaudhary, a pioneer, incredible talent, who was born 100 years ago. She inspired more architects like Zaha Hadid, a former professor of mine, and the first woman to reach a level of accomplishment on par with men. Because of this pioneering work, we see many female architects reaching higher levels of prominence in the years to come, and that's very exciting. I believe that I stand before you as an architect, as a woman, an artist, and a seeker of the extraordinary in the ordinary. I believe that art, architecture, and design are not independent disciplines,
but they work in consort and inform and enhance each other. In this vein, for the future of our planet, we need to harness our collective creativity in a way that contributes positively to society. I would again like to thank the Honorable Prime Minister, the Ministry of Culture, and the Government of India for this unprecedented initiative and for giving me the opportunity to participate in the first edition of the Indian Art, Architecture, and Design Biennale 2023. So in the spirit, let us continue to create with conviction and unwavering faith that through creatively, collectively, we can construct a luminous future. A future based on holistic ideas of sustainability, where every one of us is treated equally, and our unique heritage and traditions are preserved. From my heart to yours, thank you for welcoming me to your incredible country. I feel blessed and remain forever grateful. Thank you. Thank you very much, Ms. Kellogg. Esteemed friends and guests, as I had mentioned earlier, the Biennale has been organized around 7 uniquely conceptualized themes with curation by 7 distinguished curators and co-curators. These exhibitions have been designed in both physical and digital forms for an immersive experience. And accompanying each exhibition is a well-researched compendium curated by experts into 7 special volumes, which I now request the Honorable Prime Minister to please unveil for the first time. Our first one is Pravesh, which looks at doors and gates of India and negotiates these creative spaces. Baag-e-Bahar is the second one, reflecting the diverse, natural, rich cultural heritage in the collection of gardens. Samprava is the third, on traditional water management systems like stepwells and tanks in India. Sthapatya, or anti-fragile algorithm, is the fourth, by the Indian Cultural Portal, serves as an introduction to temple architecture. We then have Vismay, creative crossovers, architectural icons of independent India. Desaj, the captivating visual odyssey of Indian painting and motifs with the manifold traditions. And lastly, Samatva, an initiative to facilitate and celebrate women and their contribution to Indian architecture. 7 books designed as compendiums that accompany each theme of our Biennale. Thank you, Prime Minister, sir. As you have already noticed by now, the scale and expanse of the Biennale is mammoth and needs one to spend a lot of time visiting each panoramic exhibition and installation. We have tried to capture the scenes of the different exhibitions in a short film, and I request the Honorable Prime Minister to please use the remote and symbolically launch the India Art, Architecture and Design Biennale 2023. For centuries, India has been a source of creative inspiration for the world. Today, it stands at the precipice of reshaping its role in the global realm of art and culture. Since 2014, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and in furtherance of his vision of Virasat Par Garv, the government has made strides in the preservation and promotion of India's heritage, art and culture. केंद्र सरकार
देश की ऐतिहासिक इमारतों को रिनोवेट कर रही है, रिफर्बिश कर रही है। शुरुआत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी की धरोहर से की जा रही है। इन इमारतों में नई गैलरी, नई एग्जीबिशंस, साथ साथ थिएटर, ड्रामा और म्यूजिक कंसर्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। A Biennale, that is, a large-scale global-level art and culture exhibition, is now happening in India. Since the first Biennale was held in Venice in 1895, there have been over 280 such festivals. The Prime Minister's vision of Virasat Bhi, Vikas Bhi served as an inspiration to establish a global alliance for art, and thus the Government of India is proud to present the world's youngest Biennale, the India Art, Architecture and Design Biennale. With a series of artworks and installations spanning 1 lakh square feet of active programming space, the Biennale covers over 250 acres of the Red Fort complex. In addition to being on display for 115 consecutive days. The Biennale has 7 themes, each of which has a dedicated pavilion comprising a total of 78,000 square feet of space for display. Pravesh, explore the diversity of India's doors and gateways. Baag-e-Bahar, unfold a carpet of nature's splendor, from mythology to ecology. Sampravah, traverse through the awe-inspiring step wells of India. Sthapatya, magnificent structures that serve as the earliest markers for our enduring prosperity. Vismaya, creative crossovers, architectural wonders of independent India. Deshaj, pay a tribute to our roots and sustainability. Samatva is a tribute to the country's women architects. In celebration of the birth centenary of Urmila Yuli Chaudhary, one of India's first known qualified women architects. With exhibitions, public art installations, workshops, international panelists, publications and much more, the Biennale is a story of India's genius in the field of art, architecture and design. हेलो एवरीवन, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड अ मिनिएचर आर्टिस्ट। रहने वाला झाबुआ जिला का हूँ। ये पेंटिंग जो देख रहे हैं वो हमारी प्रथा से बनी आई है, भील पिथौरा पेंटिंग। मिनिस्ट्री और कल्चर के थ्रू से हम यहाँ आए हैं। मैं प्रधान गोंड पेंटिंग चित्र बनाती हूँ। ये कहानी में मैं चित्र बनाए हैं दसमोतिन कन्या के बारे में। May I now request the Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, to please address the gathering. कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, डायना कैलॉग जी, दुनिया के विभिन्न देशों से आए अतिथिगण, कला जगत के सभी गणमान्य साथियों, देवी और सज्जनों, लाल किले का ये प्रांगण
अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये किला केवल इमारत नहीं, यह एक इतिहास है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाल किला अड़िग है, अमिट है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हर राष्ट्र के पास उसके अपने प्रतीक होते हैं जो विश्व को उसके अतीत से और उसके मूल्यों से परिचित करवाते हैं। और इन प्रतीकों को गढ़ने का काम राष्ट्र की कला, संस्कृति और वास्तु का होता है। राजधानी दिल्ली तो ऐसे ही कितने प्रतीकों का केंद्र है जिनमें हमें भारतीय वास्तु की भव्यता के दर्शन होते हैं। इसलिए दिल्ली में आयोजित हो रहे इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले कई आयोजन कई मायनों में खास है। मैं अभी यहाँ बनाए गए पैवेलियंस देख रहा था और मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूँ कि मैं लेट भी इसी के कारण आया कि वहाँ एक से बढ़कर ऐसे देखने योग्य, समझने योग्य चीज़ें हैं कि मुझे आने में विलंब हो गया और फिर भी मैं 2-3 स्थान तो छोड़ने पड़े मुझे। इन पैवेलियंस में कलर्स भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, इसमें कल्चर भी है और कम्युनिटी कनेक्ट भी है। मैं इस सफल शुरुआत के लिए संस्कृति मंत्रालय, उसके सभी अधिकारी, इसमें प्रतिभाग कर रहे सभी देशों को और आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किताब जो है वो दुनिया देखने की एक छोटी सी विंडो के रूप में शुरुआत करता है। मुझे लगता है कला मानव मन के भीतर की यात्रा का महामार्ग है। साथियों, भारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट्र है। एक समय था जब दुनिया में भारत की आर्थिक समृद्धि के किस्से कहे जाते थे। आज भी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज देश विरासत पर गर्व, इस भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। चाहे केदारनाथ और काशी जैसे हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो, महाकाल, महालोक जैसे पुनर्निर्माण हो, या आजादी के अमृत काल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। भारत में हो रहा ये बिएनाले इस दिशा में एक और शानदार कदम है। इसके पहले हमने देखा है, यहां दिल्ली में ही इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था।
अगस्त में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन भी किया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव को संस्थागत बनाया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए। हम चाहते हैं कि वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी, शारजा जैसे बिएनाले और दुबई, लंदन जैसे आर्ट फेयर्स की तरह दुनिया में भारत के आयोजनों की भी बड़ी पहचान बने। और इसकी जरूरत इसलिए भी होती है कि आज मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ता गया है और कोई भी दूर का जो देखता है वो नहीं चाहेगा कि उसका समाज रोबोट हो जाए। हमें रोबोट तैयार नहीं करने, हमने इंसान बनाने हैं। और उसके लिए संवेदनाएं चाहिए, उर्मी चाहिए, सद्भावना चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, आशा निराशा के बीच जीने के तरीके चाहिए। ये सारी चीजें कला और संस्कृति के माध्यम से पैदा होती है। जोड़ तोड़ के लिए तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज काम कर सकती है और इसलिए इस प्रकार की चीजें मानव की भीतर के सामर्थ्य को जानना, पहचानना, उसे जोड़ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा देती है। और साथियों, अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आज आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का लोकार्पण भी हुआ है। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत में 5 शहरों में कल्चरल स्पेस बनाने की शुरुआत होना भी एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में बनने वाले ये कल्चरल स्पेस इन शहरों को सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध करेंगे। ये सेंटर लोकल आर्ट को एनरिच करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने अगले 7 दिनों के लिए 7 महत्वपूर्ण थीम्स भी तय की है। इसमें देशज भारत डिजाइन और समत्व, इन थीम्स को हमें एक मिशन के रूप में आगे लेकर चलना होगा। देशज यानी इंडिजीनियस डिजाइन को एनरिच करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे युवाओं के लिए अध्ययन और रिसर्च का हिस्सा बने। समत्व थीम वास्तु के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सेलिब्रेट करती है। मुझे विश्वास है नारी शक्ति की कल्पना शक्ति, उनकी रचनात्मकता इस क्षेत्र को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। साथियों, भारत में कला को, रस और रंगों को जीवन का पर्याय, सिनोनिम ऑफ लाइफ माना गया है। हमारे पूर्वजों ने तो यहां तक कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, अर्थात मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं में साहित्य संगीत और कला का ही मुख्य अंतर है। यानी सोने जागने और पेट भरने की आदतें अपनी स्वाभाविक होती है, लेकिन ये कला साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य के जीवन में रस घोलते हैं, उसे खास बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जीवन की अलग अलग जरूरतों को, अलग अलग दायित्वों को चतुष्षाष्ट्र कला 64 आर्ट्स के उसे जोड़ा गया है। जैसे कि गीत संगीत के लिए वाद्य, नृत्य और गायन कलाएं हैं। इनमें भी वाटर वेव्स आदि पर आधारित उदक वाद्यम यानी जलवाद्य जैसी स्पेसिफिक आर्ट्स भी है। हमारे यहाँ कितनी तरह के सेंट्स या परफ्यूम बनाने के लिए गंध युक्त ही कला है। मीनाकारी और नक्काशी के लिए तक्षकर्म कला सिखाई जाती है। कढ़ाई बुनाई के सौंदर्य की बारीकियों को सिखाने के लिए सूचिवान कर्माणी कला है। हमारे यहाँ ये सब काम कितने परफेक्शन के साथ किए जाते थे, इसका तो अंदाजा आप भारत में बनने वाले प्राचीन वस्त्रों से लगा सकते हैं। कहा जाता था कि कपड़े का पूरा थान मलमल ऐसा बनता था कि एक अंगूठी में से उसको पार किया जा सकता था। यानी ये सामर्थ्य था। भारत में नक्काशी, मीनाकारी जैसे काम भी केवल सजावट की चीजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि तलवारों, ढालों, भालों जैसी युद्ध की चीजों पर भी अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई, मैं तो चाहूंगा कभी इस थीम पर कोई सोचे, हमारे यहाँ पशुओं के आभूषण, घोड़े पर अपना डॉग रखते हैं तो उस पर बैल होते थे, गाय होते, उस पर जो आभूषण में जो विविधताएं थी, कला थी, यानी अपने आप अजूबा है। और कितना परफेक्शन था कि उस पशु को फिजिकली तकलीफ ना हो, इसकी पूरी केयर करके बनाया जाता था। यानी अगर इन चीजों को समाहित करके देखें तब पता चलता है कि कितना सामर्थ्य इसमें भरा हुआ है। साथियों, ऐसी कितनी आर्ट्स हमारे देश में रही है और यही भारत का प्राचीन इतिहास रहा है। और आज भी भारत के कोने कोने में इसके निशान हमें मिलते हैं। मैं तो जिस शहर का सांसद हूं वो काशी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काशी को अविनाशी कहते हैं क्योंकि काशी गंगा के साथ साथ साहित्य, संगीत और कलाओं के अमर प्रवाह की धरती है। आध्यात्मिक तौर पर कलाओं के जन्मदाता माने जाने वाले भगवान शिव को काशी ने अपने हृदय में स्थापित किया है। ये कलाएं, ये शिल्प और संस्कृति मानवीय सभ्यता के लिए ऊर्जा प्रवाह की तरह है और ऊर्जा अमर होती है, चेतना अविनाशी होती है। इसीलिए काशी भी अविनाशी है। फ्रेंड्स, भारत के इस कल्चर को देखने के लिए दुनिया भर से जो लोग आते हैं, उनके लिए कुछ महीने पहले हमने एक नई शुरुआत की थी। हमने गंगा विलास क्रूज चलाया था, जो काशी से असम तक गंगा के अंदर प्रवास करते हुए यात्रियों को लेकर गया था। इसमें दुनिया के अनेक टूरिस्ट आए थे। करीब 45-50 दिन का वो कार्यक्रम था। एक ही यात्रा में उन्हें गंगा के किनारे बसे कितने ही शहरों और गांवों और इलाकों का अनुभव प्राप्त हुआ। और हमारा मानव संस्कृति का विकास भी
नदी के तटों पे हुआ है। अगर एक बार नदी के तट की कोई यात्रा करता है तो जीवन की गहराई को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। और इसी एक विचार में से एक गंगा क्रूज को हमने शुरू किया था। फ्रेंड्स, कला का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, उसका जन्म प्रकृति के, नेचर के निकट ही होता है। यहां भी मैंने जितना देखा, कहीं न कहीं नेचर का एलिमेंट उस आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उससे बाहर एक भी चीज नहीं है। इसलिए आर्ट बाय नेचर, प्रो नेचर और प्रो एनवायरमेंट एंड प्रो क्लाइमेट है। जैसे दुनिया के देशों में रिवर फ्रंट की बहुत बड़ी चर्चा होती है कि भाई फलां देश में दिखना रिवर फ्रंट वगैरह वगैरह। भारत में हजारों वर्ष से नदियों के किनारे घाटों की परंपरा है। हमारे कितने ही पर्व और उत्सव इन्हीं घाटों से जुड़े होते हैं। इसी तरह कूप, सरोवर, बावड़ी, स्टेपवेल्स की एक समृद्ध परंपरा हमारे देश में थी। गुजरात में रानी की वाव हो, राजस्थान में अनेक जगहों पर, दिल्ली में भी आज भी कई स्टेपवेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो रानी की वाव है उसकी विशेषता ये है कि पूरा उल्टा टेम्पल है। यानी कैसे उस समय की कला सृष्टि को सोचने वालों लोगों ने इसका निर्माण किया होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारे हमारे पानी से जुड़े जितने संग्रह के स्थान हैं, इनका आर्किटेक्चर आप देखिए, इनका डिजाइन देखिए, देखने में किसी मेगा मार्बल से कम नहीं लगते। इसी तरह भारत के पुराने किलों और दुर्गों का वास्तु भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। हर किले का अपना आर्किटेक्चर है, अपना साइंस भी है। मैं कुछ दिन पहले ही सिंधु दुर्ग में था, जहां समुद्र के भीतर बहुत ही विशाल किला निर्मित है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसलमेर में भी पटवों की हवेली भी गए होंगे। 5 हवेलियों के इस समूह को इस तरह बनाया गया था कि वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। ये सारा आर्किटेक्चर न केवल लॉन्ग सस्टेनिंग होता था, बल्कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होता था। यानी पूरी दुनिया के पास भारत के आर्ट एंड कल्चर से बहुत कुछ जानने सीखने के लिए अवसर है। फ्रेंड्स, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर ये मानवीय सभ्यता के लिए डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों के स्रोत रहे हैं। हम दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन साथ ही वहीं विविधता में हमें आपस में जोड़ती है। जब मैं अभी किलों की बात कर रहा था, मैं 1-2 साल पहले कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड गया था। तो झांसी के किले पर एक कार्यक्रम था। फिर मैंने वहाँ सरकार से बातचीत की कि हमने बुंदेलखंड को फोर्ट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहिए। और बाद में उन्होंने सारा रिसर्च किया, उसका जो ग्रंथ तैयार हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। अकेले बुंदेलखंड में इतना रिच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट्स का है, सिर्फ झांसी का नहीं, अनेक जगह पे और पास पास में ही सारे। यानी इतना सामर्थ्यवान है। मैं तो चाहूँगा कभी हमारे जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाकर के उसको आर्ट वर्क करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा जा सकता है। तभी जाकर के दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्माण किया है। क्या आपने सोचा है कि भारत की इस डाइवर्सिटी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से
डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया है। साथियों, भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश है। अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया तो आज इसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। हमने आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए तो इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रखकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक नए विकल्प संकल्प किए। आज मिशन लाइफ जैसे अभियानों के जरिए पूरे विश्व को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिल रही है। आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के क्षेत्र में भी भारत जितनी मजबूती से उभरेगा उसका उतना ही लाभ पूरी मानवता को होने वाला है। साथियों, सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती है। इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आयोजन का आगे और भी विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है ये आयोजन इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित होगा। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि मार्च महीने तक ये आपके लिए उपलब्ध है। पूरा दिन निकालिए, एक एक चीज को देखिए, हमारे यहाँ कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, प्रकृति के प्रति हमारा कितना लगाव है, इन सारी बातों को एक जगह पर महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prime Minister, sir, for your invaluable insights, guidance, and vision. Your vision of developing a cultural